So hello student, good afternoon again. Today we have study about shock and pediatric. ठीक है, शॉक को समझेंगे, इसके कॉज, इसके सिम्टम्स, इसके मैनेजमेंट को समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे तो आइए शुरू करते हैं. व्हाट इज शॉक? ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, शॉक एक ऐसा सिंड्रोम है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है फाइंडिंग्स से. फाइंडिंग्स मतलब उसमें क्या, किन चीज़ों, किन कारणों की वजह से आ सकता है, जैसे हाइपोटेंशन, ब्रेक इफेक्ट, परफ्यूजन जो होता है वो, या प्रोफाउंड परट्यूशंस हो उसकी वजह से. ठीक है, जिसमें वाइड स्प्रेड सिस्टमिक इफेक्ट आए उसकी वजह से हो सकता है. उनके अंदर भी चीज़ें आती हैं, हाइपो, जैसे कि आ गया हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम शॉक के अंदर पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं शॉक. सो यहाँ पे देखो, शॉक पीडियाट्रिक के बारे में क्या बताएंगे. इन पीडियाट्रिक शॉक अंडरस्टैंडिंग द कॉज and the symptoms and the management is crucial. ठीक है, it is a very timely intervention. This presentation will be cover the management की. ये जो presentation है वो pediatric shock को बताते हुए ये बता रही है कि किस तरह के immediate management हमको देने हैं बच्चों के शॉक के टाइम पे. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है पीडियाट्रिक शॉक जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज किया गया है इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, ऑक्सीजन डिलीवरी. इट कैन रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस कॉजेज इंक्लूडिंग सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, फ्लूइड लॉस की वजह से, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन की वजह से, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन की वजह से, या एसेंशियल इम्प्रूविंग आउटकम की वजह से हमको इसको परफॉर्म करना है. राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉज और पीडियाट्रिक कॉज के बारे में. तो इसमें पीडियाट्रिक के कॉजेज क्या है. इट कैन बी कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग सीवियर इन्फेक्शन सच एज सेप्सिस, ट्रॉमा leading to the significant blood loss. ठीक है, एनाफाइलेक्सिस. ठीक है, और कार्डियोजेनिक कॉज. ठीक है, सच एज हार्ट फेलियर. अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइनिंग कॉज इज क्रूशियल फॉर टारगेटेड मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शॉक तो है, रिजल्ट है नॉर्मल न्यूट्रिशन सेल एडवर्सली क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे अफेक्ट हो जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट से क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का. फिर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस हो रहा है और उसके बाद सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है ना. इस टाइप के शॉक को मेनली 5 मेजर कैटेगरीज में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ बताया गया है, जिसमें से नंबर 1 है पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है एक मोस्ट कॉमन टाइप है शॉक का, जिसमें ये कैरेक्टराइज किया गया इंट्रा वस्कुलर वॉल्यूम, जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहा गया है, जो कि होता है रिडक्शन ऑफ इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम को रिडक्शन होता है, जिसमें 15% to 25% जो है रिडक्शन होता है, जिसमें कॉज जो हो रहा है हैमरेज हो रहा है, बर्न्स हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इनिशियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन लाइक पर्टोनाइटिस के चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, फिर इसका क्लिनिकल फीचर जो है वो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, लो सेंट्रल नोवेनस प्रेशर और टेकिकार्डिया भी होने के चांसेस होते हैं. फिर यहाँ पे इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से भी यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है इसके क्लिनिकल फीचर्स में. ठीक है, तो आपको उसका कॉज पता चल गया, क्लिनिकल फीचर पता चल गया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या पता चल गया. ठीक है, उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, प्रिवेंशन ऑफ फ्लूइड लॉस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ करंट लॉस बाय आईवी फ्लूइड. ठीक है, जिसमें होल बॉडी जो है आइडियल ट्रीटमेंट को मांगती है, जिसमें हैमरेज वगैरह ठीक है आता है. फिर प्लाज्मा लॉस आता है. कमेंडेड जो प्लाज्मा है अवेलेबल आइसोटोनिक फ्लूइड जो होते हैं इंडिकेट करते हैं एक टाइप के डिहाइड्रेशन को, है ना. फिर क्या फिर है ना यहाँ पे
फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यूट्राइन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना, यूट्राइन सोडियम लेवल डिक्रीज हो रहा है, मैनेजमेंट देखना, ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। फिर मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो शॉक, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये बता रही थी ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट बता रही थी। तो ट्रीटमेंट में इस तरीके से करेंगे। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेक द वाइटल साइंस, फ्रीक्वेंटली क्या करना है, यहाँ पे वाइटल साइन चेक करना है। ठीक है, फुट एंडेड एलिवेशन जैसे इम्प्रूवमेंट देखना है ब्लड सर्कुलेशन का। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक देखना है जो कि अकर हो रहा है हार्ट में, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंपिंग द ब्लड इम्पेयर्ड जो हो रहा है वो। कार्डियोजेनिक शॉक में की अगर बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक जो है ये फॉलो होता है जैसे कार्डियक टैम्पोन्स की वजह से ड्यू टू एनी पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से, जैसे कार्डियक एर्थीमास, ठीक है, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक एर्थीमास, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ठीक है, और उसके बाद एसिडोसिस, हाइपोकैलेसीमिया, है ना, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर में इंक्रीज होगा वीनस प्रेशर, इंक्रीज द वीनस रेजिस्टेंस, टेकेपिनिया, साइनोसिस, क्रैकल्स, रॉन्चेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफेक्ट आना। फिर यहाँ पे आता है हाइपर नाइट्रेमिया, यहाँ पे H2O रिटेंशन होगा, डिक्रीज होगा यूरिन आउटपुट और स्किन विल बी पेलर, ठीक है, कूल और कामी होगी। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे डिक्रीज वाउल साउंड्स जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आता है डायग्नोसिस में आपका आएगा कार्डियक साउंड नॉट हर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन और इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीज़ें होगी। फिर आता है यहाँ पे ट्रीटमेंट में आता है रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ शॉक सप्लीमेंट ऑक्सीजन इज गिवन बाय द नेजल कैन्यूला एट अ रेट ऑफ 2 और 6 लीटर पर मिनट, है ना, ये सारी चीज़ें देंगे। अचीवमेंट कितना होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन का वो भी मॉनिटर करना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे अगर पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है चेस्ट पेन, ठीक है, तो हमको उसमें क्या देना है, मॉर्फिन, सल्फेट, है ना, ये इंट्रावीनसली यहाँ पे पेन रिलीफ के लिए देना है। फिर कंट्रोल करना है यहाँ पे हार्ट रेट जो कि प्रोवाइड कर रहा है सिलेक्टिवली फ्लूइड सपोर्ट, इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिकल कार्डियक आउटपुट। तो ये सारा किस में देना है, कार्डियोजेनिक शॉक में। फिर जैसे यहाँ पे देखो इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पीडियाट्रिक शॉक, जैसे कि कॉमन मैनिफेस्टेशन होगा टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, मेंटल स्टेटस कूल और एक्सट्रीमिटीज भी कूल ही रहेंगे। मेंटल स्टेटस में हाइपोटेंशन रहेगा, कूल एक्सट्रीमिटीज़ रहेगी, डिलेड होगा कैपिलरी रिफिल होने में। उसके बाद टाइमली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो ये क्रिटिकल प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन के साथ ही मांगा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, द असेसमेंट ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट इन शॉक इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक अप्रोच, जैसे कि इंक्लूड हो गया इवेलुएटिंग वाइटल साइंस, कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है, फिर एंड मेंटल स्टेटस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट सच एज ब्लड टेस्ट, जो इमेजिंग टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है, मे बी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइनिंग कॉज एंड गाइड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से इसका असेसमेंट और डायग्नोसिस करेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइड रिसक्सिटेशन की। तो क्योंकि बच्चा शॉक में जा रहा है तो शॉक में कंडीशन में फ्लूइड रिसक्सिटेशन कैसे करें, फ्लूइड रिसक्सिटेशन कैसा कि ना कॉर्नर स्टोन जो होगा पीडियाट्रिक का, जो मतलब कॉर्नर स्टोन है वो क्या है, फ्लूइड रिसक्सिटेशन को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट ऑफ रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें रिस्टोर करना है इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम को, फिर इम्प्रूव होगा यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन। ओके,
टिश्यू परफ्यूजन होगा। उसके बाद हाउएवर इट इज़ वेरी केयरफुल टू मॉनिटरिंग द असेसमेंट एंड इसेंशियल टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन सच एज फ्लूइड ओवरलोडेड। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैनेज करना, फ्लूइड रिसक्सिटेशन को हमें यहाँ पे मैनेज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक और साइकोजेनिक शॉक। तो अब देखो यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक जो हो रहा है, न्यूरोजेनिक शॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज एन हाइपोडायनेमिक फिनोमेना दैट अकर आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यहाँ पे हाइपोडायनेमिक, ये मैं बुक से बता रही हूँ बच्चों, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे इंजरी हो रही है, ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा जो है वो उसके अबव वाली वो बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेटेशन करेगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, विदाउट कंपैशनेट और कॉन्सिक्वेंसेस लॉस होने लगेगा। CNS मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे वैसो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है। फिर आता है कॉज। कॉज में क्या देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल एनेस्थीसिया, पेन, ड्रग स्पेशली वैसोडायलेटर्स, ये होगा, ओके। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, टेकिकार्डिया, ठीक है, ट्रेमोर, पेलर, डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो होगा, डिक्रीज। उसके बाद लॉस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है, विथ बाउल और ब्लैडर फंक्शन। यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जैसे रिफ्लेक्स कैसे होती है, जैसे हम कुछ चीज़ अगर हमारा हाथ दीवार पर हम मारते हैं तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, हमें पता है कि हमको चोट लग रही है, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हमको यूरिन वॉइड करने जाना है तभी भी हमको पता रहता है कि हमको यूरिन वॉइड करने के लिए जाना है, सो दैट हम क्या करते हैं वहाँ पे, ये हमारे एक टाइप का ब्रेन रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन रिफ्लेक्स होता है कि ना हमको किस तरीके से यहाँ पे यूरिन के लिए जाना है, यूरिन ऐसे, तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस, तो वही रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी या लॉस भी हो सकती है बच्चों में। फिर इसको मैनेज कैसे करना है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग सिंपैथेटिक टोन ईदर थ्रू आउट द स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, वहाँ पे क्या करना है, सिस्टमिक रिस्टोरिंग करना है, ठीक है। इंटेंस स्पाइनल एनेस्थेसिया वो भी मैनेज करना है। फिर आता है पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट प्रॉपरली, पेशेंट को पोजीशनिंग देनी है प्रॉपरली। फिर आता है अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इंसुलिन शॉक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ग्लूकोज को रैपिडली एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे सेप्टिक और बैक्टीरियामेटिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक जो है, मतलब देखो अब यहाँ पे सेप्टिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, पैथोजन की, ठीक है, जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से शॉक लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो सुनो, इट इज़ अ सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय डॉक्यूमेंटेड और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के वजह से कॉज होना। यहाँ पे ग्राम नेगेटिव जो सेप्टिसीमिया है उसकी वजह से हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस किसी बैक्टीरिया मेनिंजेकोकल बैक्टीरिया की वजह से हुआ। अब ये क्या हुआ, मेनिंजेकोकल बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में कॉज क्या, मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन आया, इन्फ्लामेशन होने के कारण वहाँ पे नर्व्स जो है वो इन्फ्लाम्ड हो गई, उसके बाद वहाँ पे शॉक के कारण ये मतलब ये वहाँ पे शॉक अकर हो सकता है। तो वहीं पे और पेरिटोनाइटिस फिर या अदर इन्फेक्शन जो भी इन्फ्लेमेशन के कारण यहाँ पे अकर हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, तो इसमें भी दो तरीके से किया जाएगा, इसमें अर्ली और लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाएगा। तो जो अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बढ़ना और घटना होगा बॉडी टेम्परेचर का, टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। फिर लेट में क्या होगा, इंक्रीज PCO2 लेवल, यहाँ पे PCO2 लेवल डिक्रीज होगा, जिसको हम पार्शियल प्रेशर लेवल कहते हैं, वो डिक्रीज होगा। फिर PO2 लेवल वो भी डिक्रीज होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, पल्मोनरी हाइपोटेंशन और विथ क्रैकल साउंड, पल्मोनरी हाइपोटेंशन होगा
क्रैकल साउंड के साथ। उसके बाद डिक्रीज यूरिन आउटपुट में डिक्रीज हो जाएगा। फिर है ना स्किन हैमरेज हो सकता है, ठीक है। फिर हेपेटो स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, हेपेटो स्प्लीनोमेगैली हो सकता है। उसके साथ साथ फिर जॉइंडस हो सकता है, कोमा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन अकर हो सकती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे आएगा ब्लड एग्जामिनेशन एंड WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर आता है यूरिन एग्जामिनेशन, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन सोडियम लेवल को डिक्रीज करने को देखेंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टार्ट करेंगे जब तक कि वहाँ कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट नहीं हो जाए, रिसीव नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सेफेलोस्पोरिन एजेंट, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करेंगे इनिशियली, ठीक है। फिर आता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में, जो कि इनिशिएटेड होगा विदिन 24 आवर ऑनसेट में। जो शॉक है उस शॉक के कंडीशन में गया है, उस कंडीशन में कैसे देना है ये बताया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वैसो एक्टिव मेडिकेशंस देखो यहाँ पे बताया, देखो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये बताया गया है। इन सम केसेस पीडियाट्रिक शॉक, वैसो एक्टिव मेडिकेशन सच एज एपिनेफ्रिन और डोपामिन में भी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, जो हार्ट का सही तरीके से काम करे, ठीक है। और मेंटेन करे एडिक्वेट ब्लड प्रेशर को, ठीक है। और क्लोजली मॉनिटरिंग करें। और मेडिकेशंस जो है वो एसेंशियल ऑप्टिमल मैनेजमेंट के साथ साथ दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर रोल्स ऑफ आइसोट्रॉप्स, सॉरी इंट्रोपोसिस में क्या होगा, इंट्रोपोसिस such as dobutamine or melanoin, है ना, it may be utilized as a pediatric shock, ठीक है, to improve the myocardial contractility, ठीक है। यहाँ पे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे इनहेंस होगा कार्डियक आउटपुट। दीज मेडिकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल सपोर्टिंग कार्डियक फंक्शन एंड पेशेंट विथ इनएडिक्वेट परफ्यूजन। यहाँ पे मेंटेन होगा कार्डियक फंक्शन और इनएडिक्वेट यहाँ पे परफ्यूजन ना हो वो देखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ देखेंगे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्ट। अब मायोकार्डियल क्या है, हार्ट की इनर लेयर। अब वहाँ पे फंक्शन हो रहा है कि नहीं, पूरे वहाँ पे जितने भी वॉल्व्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें चेक करते रहना है। ओके, द नेक्स्ट इज यहाँ पे इन केस ऑफ पीडियाट्रिक शॉक secondary to severe infection, timely administered to appropriate antibiotics is essential for broad spectrum antibiotics। यहाँ पे targeting common pathogens को associated करना है with sepsis are often to initiate while awaiting cultures result for targeted therapy, है ना। यहाँ पे targeted therapies के साथ साथ करनी है। In case of pediatric shock secondary to the severe infection, timely administration of appropriate antibiotics it is essential for broad spectrum। यहाँ पे जो अगर severe infection है तो appropriate antibiotics के साथ, जो कि broad spectrum antibiotics होगी, उनके pathogens को kill करना, उनके लिए sepsis initiated जो cultures होते हैं वो वगैरह, वो सारी targeted therapy के साथ देखना है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर। मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर में क्या आएगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा वाइटल साइन का, ठीक है। कंटिन्यूस वाइटल साइन का मॉनिटरिंग होगा। हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स भी चेक करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट को देखा जाएगा। फिर यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन और रीनल प्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो यहाँ पे मैकेनिकल जैसे हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स देखें, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बाय वाइटल साइंस देखना है, ठीक है। इंड ऑर्गन परफ्यूजन देखना है, इट इज़ वेरी क्रूशियल टू मैनेज द थिंग्स। फिर पीडियाट्रिक शॉक में जो जितने भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना है, चेक करना है। फिर एडिशनल प्रोवाइडिंग सपोर्टिव केयर सच एज मैकेनिकल वेंटिलेशन, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब सारी चीज़ें इसमें देखनी है। इट मे बी नेसेसरी टू द सीवियर
cases. Okay, then next is prevention and education. यहाँ पे प्रिवेंशन और एजुकेशन के बारे में बताया गया है. उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एनाफिलेटिक शॉक क्या होता है. इट अकर्स एज अ रिजल्ट टू द एक्यूट एलर्जिक शॉक. एनाफिलेटिक शॉक एक एलर्जिक शॉक है जो कि एक्सपोजर होता है किसी सब्सटेंस से. Children has been sensitized by the substance, drug, chemical, vaccine, food or insect venom. इनकी वजह से एनाफिलेटिक शॉक आते हैं. वेनम मतलब जहर होता है. ठीक है. इट इज़ एन इमीडिएट रिएक्शन दैट कॉज बाय मैसिव वेसोडाइलेशन. ठीक है. रिलीज ऑफ वेसोकॉन्ट्रैक्टिव मेडिएटर्स. ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है. फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो उसमें आता है यूरेटिकेरिया, उसमें एंजिनो न्यूरेटिक ओडीमा आता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रोंकोस्पाज्म आता है. ठीक है. सर्कुलेटरी कोलैप्स आता है. उसके चेस्ट पेन, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स और टंग, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर एडीमा, फिर लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस ग्लोसाइटिस. उसके बाद आता है वीजिंग, राइनाइटिस और स्टेरॉइड. मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है. ये सारी चीज़ें इसमें होगी. फिर बात करते हैं यहाँ पे रिमूविंग एंड पॉजिटिव एंटीजन. तो यहाँ पे आता है एपिनेफ्रिन, है ना. एपिनेफ्रिन के बाद इट इज़ गिवन बाय द वेसोकॉन्ट्रैक्टिव एक्शन के साथ दी जाती है. यहाँ पे डायफेनाइल हाइड्रेमाइन दिया जाता है. यहाँ पे एडमिनिस्टर करना पड़ता है रिजर्व एक्टिव हिस्टामिन, देयरबाय रिड्यूसिंग द कैपिलरी परमेबिलिटी को. फिर आता है अमीनोफाइलिन. ठीक है. तो यहाँ पे रिजर्व हिस्टामाइन करते हैं जिसे इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं, जिसमें मेडिकेशन जो है वो इंट्रावेनियसली दी जाती है. अब अगर यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना, इफ कार्डियक अरेस्ट हैव अकर्ड, तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन भी परफॉर्म किया जाएगा. यहाँ पे इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होगा, ट्रैकियोस्टोमी होगी. ये नेसेसरी रहेगा स्टैब्लिश करने में एयरवे का. ठीक है. फिर यहाँ पे इंट्रावेनस लाइंस भी इंसर्टेड होगी. एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूइड और मेडिकेशंस को. ओवरऑल मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे और फ्लूइड थेरेपी देंगे. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी होगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा मेडिकल मैनेजमेंट में क्लाइंट मस्ट बी असिस्ट बाय द इमीडिएटली फॉर एयरवे एंड ओपन and functioning by the ensuring ventilation by resuscitation और endotracheal tube भी intubation के लिए यूज होगी. फिर आता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी हाइपोएक्सीमिया. ठीक है. फिर एलिवेटेड करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज को टू प्रमोट इंक्रीज द वेनस रेटम. ठीक है. उसके बाद आता है फ्लूइड थेरेपी जिसमें नॉर्मल सलाइन होगा फॉर रिप्लेसिंग फ्लूइड बॉडी फ्लूइड, है ना. फिर आएगा रिंगोज लैक्टेट. रिंगो लैक्टेट में आएगा मतलब RL, है ना, एनस. ये बात चल रही है यहाँ पे जो हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं, है ना, बॉटल में. तो यहाँ पे रिंगल लैक्टेट में प्रोवाइड करेंगे एडिशनल पोटेशियम एंड कैल्शियम. फिर डेक्सट्रोज 5% में और 10% में कैलोरीज रहेगी एनर्जी के लिए. एल्बुमिन में 5% और 25% देंगे. होल ब्लड में रिप्लेस करेंगे ब्लड वॉल्यूम, मेंटेन करेंगे हीमोग्लोबिन लेवल को 12 से 14 ग्राम पर DL रहना चाहिए, मतलब, है ना. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देंगे यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए एपिनेफ्रिन देंगे जो कि 0.5 ml kg डाइल्यूट करना पड़ेगा नियोनेट के लिए. ठीक है. फिर नॉन एपिनेफ्रिन मतलब ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए होगा. ठीक है. फिर नॉन एपिनेफ्रिन में आएगा सिस्टमिक वेसोकॉन्ट्रिक्शन स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए जो कि स्किन किडनी के लिए होगा. फिर डोपामिन वेसोडाइलेशन देंगे जिसमें मेजेट्रिक ब्लड वेसल्स रूट IV 5 mcg kg मिनट. इसमें इतना डोपामिन देना पड़ेगा. उसके बाद आएगा फिर यहाँ पे नाइट्रोप्रोसाइड. नाइट्रोप्रोसाइड में डिक्रीज ऑक्सीजन नीड्स ऑफ द हार्ट, यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा. उसके बाद लोड आफ्टर द 0.5 to 0.8 mcg मिनट में देना पड़ेगा. 1 मिनट विद इन 1 मिनट. 1 रूट रहेगा IV. ठीक है. फिर एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देंगे. हार्पिन देंगे, एंटी ग्लूकागॉन, एंटी कोगुलेंट देंगे जो कोगुलेंट हो. ठीक है. SC और IV दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस या फिर IV. स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा.
ठीक है, मेथाइलिनपेरिडोनल और डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिजोन, ये सारी चीज़ें स्टेरॉइड्स में दे सकते हैं। फिर कैल्शियम आएगा, तो कैल्शियम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए ब्लड क्लॉटिंग में 200 to 700 mg के पर डे देना पड़ेगा। एंटीहिस्टामिन में डायफेनाइल्ड्राइन और हाइड्रोक्लोराइड, रूट IV रहेगा, ठीक है। IM भी दे सकते हैं 5 mg पर kg और पर डे, ठीक है। फिर नेक्रोसाइटिस मॉर्फिन देंगे, मॉर्फिन में IV रहेगा 0.8 to 1 mg पर kg पर डे। फिर आता है डिजिटल, तो इसमें आता है लेडिनोकाइन, तो लेडिनोकाइन में आएगा यहाँ पे लेडिनोकाइन में एट्रोपिन और फिर आएगा मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे इंजेक्शन में क्या डाइगोसिन और रूट रहेगा इसमें IV और IM डोज, ठीक है। तो इसमें 5 to 10% mcg kg इन 2 डिवाइसेस डोजेज में देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कंक्लूजन का, ठीक है। पहले अपन प्रिवेंशन और एजुकेशन समझ रहे, तो इसमें एजुकेट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जितने भी हैं, वहाँ केयर गिवर्स को, कम्युनिटी को ये सब चीज़ें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे केयर गिवर्स को, कम्युनिटी को प्रोवाइड करनी है, रिकॉग्नाइज करना है अर्ली साइंस ऑफ पीडियाट्रिक शॉक एंड इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि टाइमली इंटरवेंशन हो वाइटल साइन का, तो प्रिवेंटली और एम्फेसाइज करना है वैक्सीनेशन को, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ली मेडिकल अटेंशन, इसमें चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, स्ट्रैटेजीज एसेंशियल टू इम्प्रूविंग द आउटकम फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, in short by prioritizing the early intervention and ongoing education healthcare provider। यहाँ पे conclusion हमको देखना है। So that's all for today, thank you and thank you for watching this video। If tomorrow will continue about the hemorrhage part, okay, so thank you class, that's all for today। आपको कल मैं पढ़ाऊंगी, आपको हेमरेज और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, हेमरेज में हम पढ़ेंगे हेमरेज को टर्म्स में, कॉजेज पढ़ेंगे, इसमें कॉजेज होंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के, हेमेटोस्टेटिस देखना पड़ेगा, रेक्टल ब्लीडिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एपिटेक्सिस, ठीक है, और हेमेटोफाइसिस, हेमेटोथोरेक्स, रीनल सिस्टम, हेमेचूरिया, फिर साइन एंड सिम्टम्स में इसके ब्लड लॉसेस, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, टेकिकार्डिया, हाइपोक्सिया, मेंटल कंफ्यूजन, है ना, अनकॉन्शियसनेस और कॉमा। ये कॉमा मैंने आपको अभी थोड़ी दिन मतलब कल ही परसों ही पढ़ाया था, तो प्लीज़ आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना। जिसमें मैनेजमेंट भी जनरल मेजर्स के बारे में मैनेजमेंट में देखेंगे, है ना। तो मैनेजमेंट इसमें कुछ नहीं है, जो ग्रॉस हेमरेज होता है उसके बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ऑब्वियस होता है। ट्रैंक्यूएंट में हेल्प टू कंट्रोल द हेमरेज, और टर्निक्वेट जो होता है उसके बारे में बताया है। टर्निक्वेट जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लड का फ्लो, हेमरेज कहीं पे भी, हेमरेज का मतलब ही ये होता है कि जो ब्लीडिंग है वो फ्लो, स्पेशली वो वेरी परफ्यूज ब्लीडिंग होती है, जो कि हेमरेज में एक्सटर्नल और इंटरनल कॉज करती है, ठीक है। फिर ये आता है इट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब जल्दी तरीके से वहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को मांगती है। उसके बाद होता है, उसके बाद ये होता है कि ना मतलब ये सारी चीज़ें जनरल मेजर्स के साथ वो करती है। फिर यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जैसे फेब्रिल रिएक्शंस, है ना, और एलर्जिक रिएक्शंस, थ्रोम्बोफाइलाइटिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फॉरेजन बॉडी एस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में पढ़ेंगे, पॉइजनिंग पढ़ेंगे, मतलब हमारा ऑलमोस्ट ये खत्म। पॉइजनिंग थोड़ा बड़ा है, पॉइजनिंग हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पे पॉइजनिंग का जो पार्ट है, कैरोसिन ऑयल पॉइजनिंग, ये सब बच्चों में कैसे कैसे होती है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू। और आप ये वीडियो देखें, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट section or as well as in the group. So thank you class. Thank you.